Hello students, good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Fusion Classes. तो चलिए आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले प्लीज जो शील्डिंग इफेक्ट वाला लास्ट लेक्चर है, प्लीज सारे स्टूडेंट्स इसको पहले अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस लेक्चर में उसका यूज थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। What do you mean by effective nuclear charge? नाम से जैसे क्लियर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली काम कर रहा है किसी भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। क्या ये बात सबको समझ में आई? चलो, इसका मतलब है मेरा न्यूक्लियस का पूरा चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए यूज नहीं हो रहा है। फिर वो जा कहां रहा है? वो जो बीच का जो थोड़ा बहुत चार्ज है वो जा कहां रहा है? तो सिंपल सा बात है, किसी भी न्यूक्लियस, कोई भी अगर एटम लेते हैं, उसका न्यूक्लियस के में एक ही सेल नहीं होते, बहुत सारे सेल्स होते हैं और सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, ऑब्वियस है उन सब में इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ना कुछ न्यूक्लियस के साथ पूल में पार्टिसिपेटेड है। मतलब न्यूक्लियस अगर ये है, इसका पहला सेल, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरह से सेल बढ़ता है। तो जो पहला सेल है वो न्यूक्लियस से सबसे क्लोज है, तो न्यूक्लियस का मैक्सिमम चार्ज उसको खींचने में लगता है। तो इसका मतलब लास्ट तक जाते जाते आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने में न्यूक्लियस को पूरा चार्ज अवेलेबल नहीं हो पाता है, जितना है उससे कम हो पाता है ना। इसी को बोलते हैं, इसी रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो चलिए देखिए, इसी चीज को मैंने लिखा है, इट इज ड्यू टू दिस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स दैट द वैलेंस शेल एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्टिव पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, अंदर का जो इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या करता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन पे, जो बाहर का जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो है न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको घटा देता है। द डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स रिड्यूसेस द न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स घट जा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी घटेगा। यहां पे Z हम लोग रिप्रेजेंट किए न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर को, ठीक है। This decreased nuclear charge is called effective nuclear charge और Z effective। इसी घटा हुआ न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और Z effective, ठीक है। It is represented by Z star और इसको रिप्रेजेंट Z star से करते हैं। अब Z star क्या लिख सकते हैं? तो Z is the atomic number या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? कितना से वो घट रहा है, और वो घटा कौन रहा है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो शील्ड कर रहा है। मतलब शील्डिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। अब सिंपल सी बात है, ये कितना ज्यादा होगा? तो अंदर में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो शील्डिंग कांस्टेंट का भी, सिग्मा का भी वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। वही चीज मैंने यहां लिखा भी है, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरवेनिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये सिग्मा होगा, ए लिखा गया यहां पे सिग्मा होगा, एंड हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज। जितना ज्यादा ऑब्वियस सिग्मा का वैल्यू होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना घटते जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो एक आइडिया हो गया होगा व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? तो चलो, अब हमको अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, Z तो हमको पता ही रहेगा, कोई भी एटम रहेगा तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको पता रहेगा, दिक्कत कहां आएगा? सिग्मा। तो सिग्मा को कैलकुलेट कैसे करें? तो सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, दैट इज स्लैटर रूल। स्लैटर एक ऐसा रूल दिए जिससे हम लोग इजीली शील्डिंग कांस्टेंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू स्लैटर रूल। स्लैटर रूल बेसिकली दो वो रूल दिया, बहुत इजी रूल है, कोई इसमें बहुत टफ नहीं है, ठीक है। सबसे पहला वो बोला कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एटम का, उसको, ठीक है, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल लो और उसके बाद इसको इस फॉर्म में सेट करना है।
इस फॉर्म में, ध्यान रखना अपना फॉर्म भूल जाना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने वहां से पुट करना है, पर फॉर्म ये रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो क्लोरीन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इस फॉर्म में, वेनेडियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 फिर 3d3 होता ना, पर वैसे नहीं लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो पहले यहाँ पे 3d आ रहा है, फिर उसके बाद 4s आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसी को कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड रूल बोलता है ये जो भी स्क्रीन हो रहा है, शील्ड हो रहा है, किसके कारण? इनर इलेक्ट्रॉन्स के कारण, है ना। तो अगर हमको पता चले हर इलेक्ट्रॉन कितना शील्ड कर रहा है, उसका एक वैल्यू निकाल लें, तो हम तो फिर किसी का भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेंगे। तो वही चीज स्लैटर ने भी किया। स्लैटर ने क्या किया, जितने भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है, जो उसी शेल का पार्ट है या जस्ट अंदर या और अंदर, सबका उसका अपना अपना एक वैल्यू दिया कि ये इतना शील्ड करेगा, ये इतना शील्ड करेगा, ये सबसे ज्यादा करेगा, ये सबसे कम करेगा, ये करेगा ही नहीं, ये एक वैल्यू दिया। और वो वैल्यू कैसे दिया गया वो थोड़ा सा देखिए। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन चूजन, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को चूज किया गया उसके बाहर, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0। जिस इलेक्ट्रॉन को देखना है उस पे कितना इफेक्टिव लग रहा है, उसके बाहर में कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ रहे तो करेंगे, अंदर रहे तो करेंगे, पर बाहर वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप एज चूजन 1, उसका कंट्रीब्यूशन कितना? 0.35। मतलब जिस ग्रुप के, मान लो 3p, थर्ड शेल पे बात करें, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक का अगर हम देख रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो भाई अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन उसी ग्रुप का मेंबर है, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 0.35। क्लियर? अब अगर हम मान लो थर्ड ग्रुप का देख रहे हैं, तो उसके जो इमीडिएटली इनसाइड, मतलब थर्ड के अंदर कौन आता है? 2। अरे थर्ड के अंदर वाला ग्रुप 2, इमीडिएटली इनसाइड, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0.85। और 2 के बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन हो जाए वो कंट्रीब्यूट करेगा 1। सिमिलर केस अगर मान लो 4 वाला होता है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, 4th वाले के केस में अगर होता है तो 4th वाले का सेम वाले में 0.35, उसका जस्ट इमीडिएट कौन हो गया? 3 वाले में 0.85, और उसके अंदर 2 1 दोनों के लिए कितना होगा? 1 ही होगा कंट्रीब्यूशन। तो ये चीज ध्यान रखें। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द 4s इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम एटम। जैसे 1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम एटम, तो यहाँ पे 3p6 होगा, ध्यान रखिएगा 3p6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन पे हम कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो देखना, तो इस इलेक्ट्रॉन पे देखना है, तो उसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। तो ध्यान दो, फिर कैसे करेंगे? तो इसके अंदर वाला सेल, इमीडिएट इनसाइड थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो Z19, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 0.85 इंटू 8, क्योंकि 6 2 8, 0.85 इंटू 8 प्लस ये इमीडिएटली इनसाइड हुआ। अब उसके इनसाइड में क्या हुआ? 2 और 1 बहुत अंदर हो गया, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू 10, तो Z स्टार का वैल्यू 2.20। मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लग रहा है? 2.20। देखो, जबकि न्यूक्लियस में कितना चार्ज है? 19 चार्ज है, पर लग कितना रहा है? 2.20। तो ये बेसिकली किसी का भी हम लोग इस तरह से, इस फॉर्मूला से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। एक प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ प्रॉब्लम दे दिया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया। तो 3p का एक इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा? तो 3p का एक इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा तो बचेगा 4। तो अपने से इसको करना है। अगर नहीं आया, अगर मान लो नहीं बना, तो प्लीज कमेंट करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लास के बाद मैं उसको बनवा दूंगा, ठीक है। पर एक बार सबको कोशिश जरूर करना भाई, एकदम ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कोशिश जरूर करना। चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अफेक्ट करता है? ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है, पर हम लोग कुछ फैक्टर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहला उसमें क्या है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कैसे इफेक्ट करता है? तो देखो, स्मॉलर इज द एटॉमिक साइज हायर विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना साइज छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस उतना इफेक्टिव होगा। सिंपल सा बात है, ये तो लॉजिक वाली बात है। साइज जितना छोटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा, ठीक है, इनवर्सली होगा। न्यूक्लियर चार्ज, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही चार्ज बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर सेल्स, अंदर वाले जो सेल्स है जितना ज्यादा शील्ड करेंगे, मतलब सिग्मा का वैल्यू उतना बढ़ेगा, और सिग्मा जितना बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव उतना घटेगा, ठीक है, इनवर्सली होगा। एक और टाइप है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है थोड़ा समझते हैं। जनरली ये तो बहुत सिंपल सा, ये थोड़ा सा टिपिकल है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, जैसे मेरे पास एस में भी इलेक्ट्रॉन है, पी में भी है, डी में भी है, एफ में भी है, उस केस में कैसे समझेंगे किस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा? तो चूंकि एस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, एस और पी, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज में रहते, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो ये कभी नहीं चाहेगा कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर सबसेल जैसे डी एफ, वो न्यूक्लियस के क्लोज पहुंचे। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एस और एस सबसे ज्यादा होगा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। मतलब डी और एफ का शील्डिंग पावर बहुत खराब होगा। इसीलिए बहुत सारे जगह पे जब हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते थे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबसेल या एफ सबसेल बोलते थे, याद है? क्लियर है? चलिए, तो वही चीज मैंने भी यहां पे लिखा, और वैसा कुछ नहीं है, बस सेम चीज है। चलो नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या क्या एप्लीकेशन है? तो देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बेसिकली एप्लीकेशन जैसे बहुत सारे, पर 4 मेजर एप्लीकेशन है। पहला, आयनाइजेशन एनर्जी में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, आउटरमोस्ट शेल को, इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा। हायर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हायर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। मतलब आउटरमोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? कितना एनर्जी रिलीज होता है जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ते हैं। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। समझ में आ रही है बात? जब हम लोग इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस समय और अच्छे से कवर करेंगे इसको। तो हायर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, higher will be the energy release when an electron is added to the outermost shell, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होगा, क्योंकि ऑब्वियस है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। उसके बाद, एक कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। मतलब कैटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि कैटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है पेरेंट एटम से। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाता है। क्लियर? उसके बाद, एन एनायन इज बिगर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। सेम रीजन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। कैटायन में इलेक्ट्रॉन घट जाता है, एनायन में बढ़ जाता है, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एनायन के केस में क्या होता है? कम होता है, इसीलिए साइज बड़ा हो जाता है। क्लियर है यहां तक? ये एप्लीकेशन हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है, मतलब ग्रुप और पीरियड में। तो देखो, अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? घटता है। सबको पता है एटॉमिक साइज क्या होता है? घटते जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है।
अब जरा सोचो, एटॉमिक साइज भी घटा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो सोचना ही नहीं है, जेड इफेक्टिव हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, बड़ा सही है। चलो उस केस में अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव घटता है, हम लोग पहले अभी फैक्टर्स में देखे थे। और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ भी रहा है, मतलब इसके थ्रू जेड इफेक्टिव घट रहा है और इसके थ्रू जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अब ओवरऑल क्या होता है, उस चक्कर में जेड इफेक्टिव ना तो बहुत ज्यादा बढ़ पाता है ना ही बहुत ज्यादा घट पाता है, और ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। वही मैंने लिखा है, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ना तो बहुत ज्यादा बढ़ा ना तो बहुत ज्यादा घटा। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कवर कर लिए। क्लियर? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।